हेलो गाइस एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चैप्टर में आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। क्लास 11 से रिलेटेड यहाँ पे बात चल रही है, यानी कि क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन पीरियोडिसिटी, इससे रिलेटेड आज हम लोग पहुँच चुके हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयोनाइजेशन एनर्जी पर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली में होता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली होता क्या है। 10th क्लास में ये पढ़ना है, जैसा कि किसी विलगित गैसीय परमाणु को एनर्जी दे करके क्या करते हैं कि उसको हम आयन में, पॉजिटिव आयन में बदल देते हैं, इलेक्ट्रॉन को उस एटम से बाहर निकाल देते हैं, तो उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कहा जाता है कि हमारे पास ये जो है आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आयोनाइजेशन प्लस एनर्जी वर्ड से यहाँ पर आपके पास बनता है आयोनाइजेशन एनर्जी। जरा सा समझिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये जो आयोनाइजेशन होता है एक प्रकार का प्रोसेस होता है। आयोनाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस, यानी किसी एटम को अगर आप आयन में बदल रहे हैं, पॉजिटिव आयन में बदल रहे हैं, तो वो आयोनाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। यानी कि आयोनाइजेशन जो प्रक्रिया है ये आयन के रूप में काम करता है। और ये एनर्जी कहने का मतलब आप तो समझ ही रहे हैं कि यहाँ पे ऊर्जा से रिलेटेड बात कर रहा है, यानी कि एक प्रकार का यहाँ पे फोर्स की बात कर रहा है। तो वैसा कोई बाहरी फोर्स जिससे कोई एटम पे लगाते हैं तो कहा जाता है कि वो आयन के रूप में बदल जाते हैं, यानी पॉजिटिव आयन के रूप में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग I.E से सूचित करते हैं, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी को I.E से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए, यहां पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड कि ये जो हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक प्रकार का बाहरी फोर्स होता है, यानी कि एक प्रकार का ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स होते हैं। अब एक्सटर्नल फोर्स जब किसी एटम पर लगता है, जब किसी एटम पे लगते हैं, तो एटम में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है, उपस्थित इसमें मान लिया जाए कि कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एटम के अंदर जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, यानी कि लास्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी का यही काम है कि यदि कोई हमारे पास एटम है, तो उस एटम में उपस्थित जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दे, एटम से बाहर कर दे। तो जो एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में मदद करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे एक फिगर के रूप में एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं इस आयोनाइजेशन एनर्जी को। देखिए, ये सब चीज थ्योरी में लिखवा देंगे, अभी डायग्राम को समझा रहे हैं, इसके बाद आपको थ्योरी पूरा लिखाया जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफिनेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट, ये क्या होते हैं क्या नहीं होते, इसके बारे में पूरा चीज बताया जाएगा। पहले समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। देखिए, जनरली कहा जाता है कि सपोज डैट हमारे पास कोई एटम है, और एटम में हम जब आयोनाइजेशन एनर्जी लगाते हैं, तो उस एटम में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, यही काम है। और ये एटम कहा जाता है कि आपके पास कोई नोबेल गैस होंगे या गैसियस एटम होगा। नोबेल गैस होगा, या तो फिर क्या हो सकते हैं, गैसियस एटम भी हो सकते हैं। तो नोबेल गैस या गैसियस एटम में जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी लगाते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है।
सपोज दैट हम लोग जानते हैं कि एटम जो होता है, एटम का हम लोग यदि स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटम का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कि ये ऐसे होता है, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। जिसमें आपको पता है कि एटम के बीचों बीच सेंटर में क्या पाया जाता है, ये न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। और एटम के बाहरी हिस्सा में क्या पाया जाता है आपका, ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि ये किसी एटम के बीचों बीच आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी बाहरी सेल में, बाहरी कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन है। जब यहाँ पर क्या होता है, ये न्यूक्लियस में हम आयोनाइजेशन एनर्जी को लगाते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ से क्या होता है, बाहर की ओर फोर्स लगाना शुरू करता है। और जब बाहर की ओर फोर्स लगाना शुरू करता है तो हो सकता है कि इसके बगल में भी इलेक्ट्रॉन हो, इसके बगल में भी इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट में ही प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है आपके पास कि जैसे ही मान लिया जाए कि हम आयोनाइजेशन एनर्जी को लगाते हैं तो इधर से एक बार आयोनाइजेशन एनर्जी लगाने का प्रयास करते हैं, इधर हटा दो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट उधर कर दिए हैं, सो उधर कर दिए। अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे ही इसमें लग रहा है, न्यूक्लियस के पास ये लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो भाई पहले नहीं निकल सकता है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पहले यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। तो जो एटम के सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे आसानी से निकल जाता है। इसका मतलब साफ साफ है कि जब किसी एटम में, नोबल गैसियस एटम या गैसियस एटम में हम आयोनाइजेशन एनर्जी को पुट करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाता है। तो यहां से जैसे ही हम इस पे न्यूक्लियस पे, हम एटम के न्यूक्लियस पे आयोनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी को हम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लागू करते हैं। अब कहा जाता है कि जितना बार आप आयोनाइजेशन एनर्जी किसी एटम में लगाइएगा उतना ही बार आपका इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर निकलते चला जाता है। अब यहां पर बताया क्या जाता है, जरा सा देखिएगा। सपोज डेट मानते हैं कि एक ऐसे बात करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास ये क्लासरूम है, ठीक है। अब इस क्लासरूम में बहुत सारे बेंच लगे हुए हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बेंच लगे हुए हैं तो मान लीजिए कि सभी बेंच पे स्टूडेंट बैठा हुआ है, यानी फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच, ऐसे हमारा क्या है, ऑर्बिट है ये, ठीक है, यानी कक्षा है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे हुए हैं। और यहाँ हम क्या है, न्यूक्लियस हैं, जहां पे हमारे पास प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। सपोज दैट बाहरी से कोई एनर्जी आता है, बाहर से कोई एनर्जी आ गया, मान लिया जाए कि पूरा गेट बंद आपका है, पीछे वाला गेट खुला है जो सबसे लास्ट में पड़ता है। उस लास्ट बेंच वाले बंदे क्या करेंगे, ये तो सपोज दैट मान लीजिए कि हम क्या किए कि आयोनाइजेशन एनर्जी लगाना शुरू किए, तो यहां से डंडा उठाए और डंडा उठाने के बाद क्या किए कि तुरंत भर में उसको पीटना हम शुरू कर दिए। किसी एक बच्चा को आगे जो बैठा हुआ फोर्स लगाना हम शुरू कर दिए, यानी मारना एकदम शुरू कर दिए, लबालब सबको एकदम डेंगाना शुरू कर दिए। तो अब क्या होता है कि जब मारना हम शुरू करेंगे तो यहां से क्या हो रहा है कि हम एक आप लोग के बीच में आयोनाइजेशन एनर्जी लगा रहे हैं। तो जो लास्ट बेंच पे बैठा हुआ बच्चा है वो दरवाजा से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे हम यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी लगाए, बाहरी एनर्जी लगाए, हमारा बच्चा बाहर से निकलना क्या हो गया, शुरू हो गया। यानी कहने का मतलब है कि यदि कहीं पे आप बैठे हुए हैं एक बंद कमरा में, एक पीछे की ओर दरवाजा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वहां पे पार्टी चल रहा है, मान लीजिए कि अचानक वहां पे आकर के कोई बंदूक लेकर के फायरिंग कर दे, तो बंदूक से फायरिंग करने के बाद क्या होंगे, वहां पे तहलका मच जाएगा। अब तहलका मचने का मतलब है कि जो बंदे पीछे की ओर बैठे होंगे वो पीछे वाला गेट से निकलना शुरू कर देंगे, क्योंकि आगे वाला गेट तो क्या है, बंद है। तो आगे वाला गेट जब बंद है तो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन, यानी कि सबसे लास्ट सेल में, सबसे लास्ट बेंच पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फोर्स लगाना शुरू करेंगे, लेकिन
सबसे आगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से, पीछे से, क्योंकि इधर आगे वाला इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता फोर्स लगाने के बाद, क्योंकि ये आगे की ओर जाएगा लेकिन इसको बंद मिलेगा, क्योंकि वहां पे क्या है, दूसरा ऑर्बिट है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं निकल पाएगा। फोर्स आगे की ओर लगाएगा अपना, ये निकलने का टेंडेंसी इसके पास है, निकल सकता है लेकिन निकल नहीं सकता। फिर वहां पे है, ठीक है, तो वहां पे निकलने के बाद जैसे सपोज दैट ऐसे हम मान लें कि कहीं पे खेसारी लाल यादव आया हुआ है, ठीक है, पूरा स्टेज पर एकदम प्रोग्राम कर रहा है, समझ गए, अब प्रोग्राम कर रहा है, पीछे तक पूरा भीड़ लगा हुआ है, पूरा एकदम खचमाखच, कम से कम हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। अब वहां पे देखिए कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी काम करेगा। अब खेसारी लाल स्टेज पे तो शो कर रहे हैं, ठीक है, अब खेसारी लाल यादव जी स्टेज पे अपना शो चालू कर दिए हैं। अब क्या हुआ, उनका शो चालू हो चुका है, पूरा एकदम खचाखच इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। अब बताइए जो आगे जो देखने वाला कोई लड़का होगा या कोई आदमी होंगे, वो कितनों अगर मान लिया जाए उसका गार्ड तुरंत भर में मारना शुरू कर दे, एक्सटर्नल फोर्स लगा दे, उनका जो बॉडीगार्ड वगैरह है, तो क्या वो आगे वाला इलेक्ट्रॉन बाहर जल्दी निकल सकता है, नहीं निकल सकता। लेकिन जो पीछे में सबसे पीछे में खड़ा होकर के खेसारी जी का जो शो देख रहा होगा इलेक्ट्रॉन, वो आसानी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी कि अपना वो जो उसका आउटडोर बना होगा, वो सॉरी इंडोर बना होगा, इंडोर से क्या हो जाएगा, वो आउटडोर की ओर चला जाएगा, नहीं बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी लगता है तो बाहर वाले जो लोग होते हैं, यानी कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आसानी से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी यही बताता है कि जब किसी एटम में हम आयोनाइजेशन एनर्जी लगाते हैं तो बाहर में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे पहले बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये भी फोर्स लगाता है, ऐसा नहीं है कि ये फोर्स नहीं लगाता है बाहर निकलने के लिए फोर्स लगाता है, लेकिन इसको निकलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसके आगे भी एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को कहता है भैया तुम अभी रुको, अभी हमको निकलने दो। जब ये निकल जाता है तो इसके जगह के बीच में कुछ और इलेक्ट्रॉन है, वो अपना स्पेस बढ़ा लेते हैं, वो आकर के निकलना चाहेंगे। तो जब तक ये लास्ट अंतिम कक्षा में से इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने का प्रयास ये नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या चीज, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखते हैं इसका थ्योरी क्या होता है, कि आयोनाइजेशन एनर्जी का पूरा थ्योरी के बारे में पूरा लिखवा देते हैं, और इसके बारे में फिर आप लोग आराम से क्या कीजिएगा, लिखिएगा और समझ भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 11th क्लास के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी में हम लोग बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। तो देखते हैं अब इसका थ्योरी क्या होता है। देखिए सबसे पहले इस आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इस थ्योरी को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप पे पिक्चर क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, यानी कि हाई कर लीजिए, और पिक्चर क्वालिटी स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और कॉपी में लिखने के बाद फिर पिक्चर क्वालिटी आप लो कर लीजिए और आराम से मेरी बातों को सुनते जाइए। आपको ये टॉपिक ये आराम से याद हो जाएगा और आराम से सीख जाइएगा। देखिए जनरली यहाँ पे बताया जाता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पीज होते क्या हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज कहा जाता है कि एक प्रकार का बाहरी एनर्जी होता है जो किसी एटम में लगाते हैं तो उस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलते हैं तो वो एटम जो है पॉजिटिव आयन के रूप में बदल जाता है, यानी कैटायन के रूप में बदल जाते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये चीज हो जाती है कि आप जो एटम में एनर्जी लगा रहे हैं वो किस प्रकार की एनर्जी है। तो किसी भी आयोनाइजेशन एनर्जी के माध्यम से किसी एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को आप बाहर आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे बहुत ही नॉर्मली बात होता है, यहाँ पे ये समझना, जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है आपके पास, ये सब डिलीट कर देते हैं, ये सब फालतू चीज है, ठीक है। ये सब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये सब आप लोग तो पहले जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आप ऐसे भी कॉपी में लिख सकते हैं जब हम बोलते हैं तो, ठीक है, कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम सो एज टू कन्वर्ट इनटू गैसियस केटायन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि यहां पर यह बात बोला है,
द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि बाहरी एनर्जी की बात कर रहा है कि कोई मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी डालना है किसमें, हमारे एटम में, आइसोलेटेड गैसियस एटम में, कि आसानी से क्या हो जाए, मोस्ट लूजली एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूव द इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में हम बाहरी एनर्जी डालते हैं और बाहरी एनर्जी डालने के बाद जो इलेक्ट्रॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते रहता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटा दे तो वो चीज है आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये किसी गैसियस एटम से या किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन हटेगा तो ये तो जाहिर सी बात है भाई कि वो पॉजिटिव आयन बना देता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि Na+, इसका मतलब है कि इसके पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे Na के पास, जब ये पॉजिटिव हो जाता है इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ चुकी है, 10 इलेक्ट्रॉन। जब ये Na था सिर्फ तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही इस पे हम पॉजिटिव साइन चढ़ा दिए, यानी इसको हम कैटायन के फॉर्म में बदल दिए, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। इसका मतलब पॉजिटिव बनाने में ये आप आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें लगाए होंगे, तभी ऐसा हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे हम गैसियस रिलेटेड बात करेंगे, ना कि सॉलिड रिलेटेड। और ये जो बात आपका किया गया है ये सॉलिड रिलेटेड बात किया गया है। तो अब देखिए यहां पर बताया गया है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा अच्छा से, और ठीक है, जैसे यहां पे देख लो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा IH, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है, यानी चेंज ऑफ एनर्जी जिसको बोला जाता है यहाँ पे। तो ये चेंज ऑफ एनर्जी यहाँ पे डेल्टा IH का मतलब है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा IH या I.E, शॉर्ट रिप्रेजेंटेड इसको किया जाता है, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन किया, रिप्रेजेंटेड किया जाता है इसको ये से रिप्रेजेंट किया जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी I.E से। अब कहा जाता है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये तीसरा पॉइंट को देखते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज आल्सो नोन एज IP, यानी IP कहने का मतलब ये सॉफ्टवेयर वाला IP नहीं, ठीक है, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी को हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। फिर कहा जाता है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का यूनिट किस में हम मेजर करते हैं। तो आप लोग को बता दें कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होते हैं उसका जो यूनिट मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या तो किलो कैलोरीज में किया जाता है, किलो कैलोरीज पर मोल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में, यानी कि इसको डिनोट किया जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी को इस फॉर्म में। फिर कहा जाता है कि किलो कैलोरीज मोल के रूप में हम डिनोट करते हैं ऐसे KCAL पर मोल, समझ गए, यानी किलो कैलोरीज पर मोल, यहाँ पे मोल छूट गया, मोल लिख लेना, किलो कैलोरीज मोल के रूप में। अब यहाँ पे वही बात है जो यहाँ पे आप देखे थे, यही यहाँ पे बात है। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैस, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैसा एनर्जी, वह एनर्जी जो किसी परमाणु में, गैसीय परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में मदद करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, इस तरीका से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए ब्रदर कि ए हमारे पास कोई एटम है, चलो गैसियस एटम है, G लिखने का मतलब गैसियस एटम, गैसीय फॉर्म में। तो ए कोई एटम है, इस एटम में अगर हम फर्स्ट बार एनर्जी लगाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो इस पर चला जाएगा A+, यानी 1+ के रूप में पॉजिटिव कैटायन के फॉर्म में बना देगा। अब इसमें प्लस दिया हुआ है और इसमें अगर हम मान लिया जाए कि आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरा बार लगाए हैं, तो इसमें से फिर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यानी ये बना देगा A+2। और जब इसी प्रकार से आयोनाइजेशन एनर्जी इस एटम में अब तीसरा बार लगाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन फिर यहां से रिमूव होगा और ये बना देगा A+3। यानी कि ये जो कंडीशन है, ये जो हमारे पास फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला ये बताता है
कि अगर हमारे पास कोई गैसियस एटम होता है, उस गैसियस एटम में अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी एक बार लगाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और ये एक पॉजिटिव साइन के रूप में यानी पॉजिटिव केटायन गैसियस एटम बनाता है, और फिर उसमें हम आयोनाइजेशन एनर्जी लगाते हैं तो फिर एक इलेक्ट्रॉन हास होगा यानी खत्म होगा, निकलेगा, और फिर यहाँ पे A+2 बनाएंगे और फिर यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी तीसरा बार फोर्स लगाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकलेंगे और ये इस प्रकार से काम करते चला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, इस सभी पॉइंट को हम एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा देखिए, जैसे मान लिया जाए ब्रदर कि आपको कंडीशन मालूम है कि कोई एटम आपके पास होता है और उस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी एक बार लगाएंगे तो इस एटम पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो एक प्लस साइन आ जाएगा यानी एक केटायन के रूप में बदल जाएंगे। अब कहा जा रहा है आपके पास कि अगर आप फिर यही एटम में एटम पॉजिटिव जो आपके पास बना था इसमें फिर आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड टाइम लगाना पड़ेगा यानी दूसरी बार लगाना पड़ेगा इस एटम में। फिर आप इस एटम में जब लगाते हैं साइन तो ये एटम आपका 2+ के रूप में आ जाएंगे और ये एटम में फिर आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं तो I3 आयोनाइजेशन एनर्जी तीसरा बार तो ये एटम आपका +3 के रूप में आ जाएगा। अब इसी प्रकार से कहा गया है हमारे पास कि एक ऑर्गन एटम लेते हैं। कौन सा एटम लिए? ऑर्गन एटम। तो ऑर्गन एटम हमारे पास है जो एक गैसियस एटम है ऑर्गन। अब आपको पता है कि ऑर्गन जो है ये परमाणु संख्या 18 होता है इसके पास, यानी कि एटॉमिक नंबर 18 होने का मतलब कि यहां पर हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 18 है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे 18 हो जाएंगे। अब इस ऑर्गन में हम क्या किए हैं कि फर्स्ट टाइम आयोनाइजेशन एनर्जी लगा रहे हैं तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसमें से 18 इलेक्ट्रॉन माइनस एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन। यानी इस ऑर्गन पर अब कैसा साइन चला आया? प्लस। अब ऐसे तो नहीं लिख सकते, AR निगेटिव लिख देते तो 18 अब +1 19 हो जाता, क्योंकि किसी एटम पर अगर पॉजिटिव का साइन रहता है तो उसका परमाणु संख्या में से घट जाता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या बचते हैं। अगर किसी एटम पर नेगेटिव साइन रहता तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती? बढ़ जाती। तो अब यहां पर कहा जा रहा है क्या चीज कि इस ऑर्गन AR+ में अब फिर हमको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड टाइम लगाएंगे। अब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन बचा है, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी इस एटम में आप लगाए हैं तो अब यहाँ पर AR++ यानी अब बच गया, इसके पास पहले से था 18 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे पहले था कितना इलेक्ट्रॉन 18 + 4 दिया हुआ है यानी 17 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे फिर एक इलेक्ट्रॉन को हटाना है, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे ये AR+3 के रूप में, और ये था पहले से सिर्फ ऑर्गन था 18 +3 लग गया तो 15 इलेक्ट्रॉन। यानी जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घटा रहे हैं इसका मतलब है कि हमारा इलेक्ट्रॉन घटने के पीछे आयोनाइजेशन एनर्जी भी काम कर रहा है। अब यहाँ पे ऐसे समझते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या करता है यहाँ पे ऐसे कि हमारे पास ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से होते हैं? इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीका से जाता है। फर्स्ट में ये 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p2 होते हैं, इस प्रकार से 2 8 2s2 2p6 बनाता है और ये बनाएगा 3s2 3p6 तो ये भी बनाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन यानी 8 8 16 2 18।
अब इसमें क्या किए कि इसमें हम एक आयोनाइजेशन एनर्जी पुट किए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पुट करने का मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, 3 4 5 6 7 और 8। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन था, 4 5 6 7 और 8। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप आयोनाइजेशन एनर्जी लगा रहे हो। अब जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे लगाए हो तो अब ये जो न्यूक्लियस से यहाँ से एनर्जी चला, इसको ये टेलेगा, इसको ये टेलेगा, लेकिन बाहर को निकलेगा ये वाला। तो यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा ऐसे, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें फिर हम आयोनाइजेशन एनर्जी लगाते, तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी हम लगाते तो इसमें अब बचेगा कितना, ऐसे पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और फिर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 8 6 14, 14 2 16। फिर इसमें हम क्या करते, आयोनाइजेशन एनर्जी लगाते तो अब बचता है यहाँ पे हमारा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 8 5। इस तरीका से 8 5 13, 13 2 15 इलेक्ट्रॉन। यानी जब जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी लगा रहे हैं किसी एटम के स्ट्रक्चर में, तो जब जब आयोनाइजेशन एनर्जी लग रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, ये पुटिंग हो रहा है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें लगा। अगर फिर अगला बार आयोनाइजेशन एनर्जी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो घटते चला जाएगा। तो अब यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि अब अगर मान लिया जाए आपको ऐसे कर दे, चलो इसको लिख लो जरा। चलिए यहां से क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आएगा, तो कैसे आप बनाने का प्रयास करोगे। अगर कह दे मेरे भाई कि कोई हमारे पास एटम है, ठीक है, अब इस एटम में हम कितना बार आयोनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे कि हमारा इस प्रकार से इतना बचेगा। इसमें देखिएगा, जैसे मान लिया जाए कि ऑक्सीजन हमारे पास दिए हुए हैं, अब इसमें गैसियस एटम ऑक्सीजन लिए हैं। अब इस ऑक्सीजन में हम कितना टाइम्स आयोनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे कि ये ऑक्सीजन का जो वैल्यू है यानी कि O आपका +3 के रूप में आ जाएगा। यानी कितना बार आयोनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे कि O +3 के रूप में आ जाए, ठीक है। तो ऐसे तो कभी एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ये चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा कभी एग्जिस्ट होता नहीं है, ये सिर्फ वांडरवाल यानी कि ये नोबेल एलिमेंट गैस में लागू होते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ नोबेल गैस में। यहां पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा। तो ऑक्सीजन के पास, ये हमारा ऑक्सीजन के पास आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होते हैं, 8। अब इसमें हमको प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी लगाना है, 1 इलेक्ट्रॉन हास होगा, तो यहां पे अब बचेंगे क्या चीज, O-। अब यहां पे देखिए फिर प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी फिर लगाएंगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो अब बताइए, पहले इसके पास 8 था, माइनस चार्ज आ गया, यानी कि यहां पे कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये -1 हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हम ऑक्सीजन पे +2 चार्ज लिख सकते हैं। अब इसमें 8 - 2 = 6 इलेक्ट्रॉन। फिर हम आयोनाइजेशन एनर्जी को लगा रहे हैं, फिर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यानी O+3 के रूप में आ जाएंगे, और 8 - 3 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा एटम के रूप में, जब भी कोई नोबेल गैस एलिमेंट की बात करते हैं, अगर हीलियम नियोन की ही बात कर लेते हैं, अगर एग्जाम्पल में यहाँ पे नियोन कहता है और नियोन को कहता है कि भाई नियोन को +2 के रूप में बदलिए, तो इसमें कितने टाइम्स आयोनाइजेशन एनर्जी लगेंगे, तो कुछ नहीं है। देखो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें कितना पाए जाएंगे, 10 पाए जाएंगे। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा बंदा Ne+। अब फिर इसमें हम आयोनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे, तो फिर यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Ne++। यानी कि पहले से पता है कि नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, यानी कि नियोन के पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएंगे।
तो अब यहां पर बताओ हमको कि इस इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएंगे, 10 माइनस 1 बराबर 9 इलेक्ट्रॉन। इसमें पहले से था 10 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स, यानी नियोन गैसियस एटम को नियोन प्लस 2 पॉजिटिव आयन के रूप में बदलने के लिए हमको 2 बार आयोनाइजेशन एनर्जी लगाना पड़ा। तो ये सब जो कंडीशन है आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड कि किसी एटम में हम कैसे बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इसको भी देख लो। कोई पॉजिटिव एटम है ऐसे 2 8, अब इसमें आप आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा पुट कर रहे हो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी पुट करोगे तो आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो अब इसको आप आराम से ऐसे कर सकते हो कि सर अब तो ये 2 और 7 बचा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर फिर हम क्या करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये प्लस 2 और 6 बच जाएंगे, यानी 2 और 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास कंडीशन होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप इसको ऐसे बना सकते हो। आज हंसी मजाक नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आज मूड ऑफ लग रहा है, इस कारण से बस सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड वीडियो बनाए, ठीक है। हंसी मजाक ये तो बहुत अच्छा टॉपिक था, क्लास में इसको बहुत अच्छा से समझाया जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो भी इंटरटेनमेंट भरा जाए आप लोग के बीच में। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग ये सब सीख गए होंगे, ठीक है। तो घर पे क्या करना, जरा होमवर्क में देते हैं बनाने के लिए, जैसा भारी है ये जिनॉन को आप जिनॉन प्लस 4 के रूप में ले जाना, हीलियम को हीलियम प्लस 2 के रूप में ले जाना, हीलियम को प्लस 2 के रूप में, क्रिप्टन को क्रिप्टन प्लस 3 के रूप में ले जाना। अब ये 3 चीज पे नियम लागू करोगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अपने आप आयोनाइजेशन एनर्जी सीख जाओगे, कोई इसमें वो चीज नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, आज भर इतना ही, नोट कर लीजिए इसको। कुछ भी हो जाए लेकिन अपने भाई से कभी भी अलग मत होना, क्योंकि पिता के बाद एक ऐसा इंसान भाई ही होता है जो आपको कभी भी कष्ट में देखना पसंद नहीं कर सकता है।